गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ डीआरएक्स गौरी शंकर भुसारे और आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिल रही है कि मैं आगे ऐसे वीडियो बनाते रहूं। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। ये कब्ज क्या होता है तो चलो समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कब्ज को समझे। ओनली 3 टाइम स्टूल पास इन 1 वीक इज नोन एज अ कॉन्स्टिपेशन। यानी कि आमतौर पर एक सप्ताह में 3 से कम बार मल त्याग करना यानी पोटी जाना, छिछी जाना, जो जा रहे हो आप इसको करने इसको कब्ज कहते हैं। यानी कि जो हम फाइनली फ्रेश होने के लिए लगभग सप्ताह में हर दिन जाते हैं या दिन में 2 बार जाते हैं, अगर इससे ज्यादा कम हो रहा हो, जैसे कि सप्ताह में 3 ही बार हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, पेट में भारीपन आ जाता है और पेट हमें भारी भारी सा लगने लगता है, जिसे कि कब्ज कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स देख लेते हैं। कब्ज के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हार्ड स्टूल, कब्ज में मल सख्त हो जाता है। प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्टूल पासिंग, मल त्याग में अत्यधिक मुश्किल होती है, ताकत लगाना पड़ता है, दर्द हो सकता है। व्हाइट कलर टंग, जीभ सफेद हो जाती है। आप आईने में एक बार अपनी टंग को चेक करिएगा, यदि कभी आपका डाइजेशन खराब है तो आप देखोगे कि जीभ के ऊपर यानी कि टंग के ऊपर एक व्हाइट व्हाइट लेयर सी बन गई होगी और ड्राई ड्राई भी लगने लगती है। डिक्रीज फूड इंटेक, भूख नहीं लगती है क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका होता है। एन एब्डोमिनल एन एब्डोमिनल स्वेलिंग, पेट में सूजन या पेट दर्द भी हो सकता है। चलो आगे आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन कब्ज के कारण। कॉन्स्टिपेशन के पास आ रहे थे, कब्ज के कारणों के पास में डिक्रीज इनटेक फाइबर्स, कम फाइबर वाला आहार यदि हम खा रहे हो, अधिकतर हम बर्गर पिज्जा चाउमीन चाउमीन जैसी अगर चीजें ले रहे हो तो ये होना स्वाभाविक है। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब यदि टंग हमारी सफेद सी नजर आ रही हो तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिक्रीज एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी। ट्रेवलिंग, सफर करना या दिनचर्या में अन्य परिवर्तनों का करना। सम मेडिकेशन, कुछ दवाएं जैसे कि कैल्शियम वगैरह लेना, जिससे भी हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दोस्तों प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था में ये आम बात है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। एक्चुअल में जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है और बेबी एटलीस्ट जब चले 4 वीक का हो जाता है, उस टाइम में कॉन्स्टिपेशन होना, वोमिटिंग होना, ये उस टाइम में आता है, जनरल है बिल्कुल, इसलिए इसमें घबराएं बिल्कुल भी नहीं। बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का इलाज कैसे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम ड्रग नेम। हमारे पास लैक्टोज सायरप रखी हुई है, जैसे कि आप इनको देख रहे हो, जैसे यहाँ पे लूज सायरप और डफ्लेक्स सायरप रखी पड़ी है। और इसमें अगर बात कर लेते हैं कि इसमें लैक्टोज डाला हुआ होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सीधा ड्रग का नाम लिया लैक्टोज, और ये आपके लूज और डफ्लेक्स ये रहे आपके ब्रांड नेम। डोज की बात कर लेते हैं कि बड़ों को क्या डोज देना चाहिए, बच्चों को क्या डोज देना चाहिए। अगर मान लीजिए बड़ा इंसान है, एडल्ट है, तो एडल्ट का डोज 10 ml सुबह और शाम। और यही अगर चाइल्ड है 1 से 10 साल तक के, तो हमें 5 ml सुबह और शाम यानी बीडी देना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, नॉट यूज इन डायबिटिक पेशेंट, मधुमेह वाले रोगों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, लैक्टोज है। यहाँ इसके अंदर क्या हो सकती है, शुगर प्रेजेंट हो सकती है। लैक्टोज एक शुगर का ही फॉर्म है। आगे चल लेते हैं। आगे चलने से पहले आपको बता दूं कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं और ये चैनलों पे जो हम आपको दवाइयों के बारे में समझाते हैं, ये सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट और नॉलेज ग्रहण करने वाले पर्सनों के लिए नॉलेजेबल वीडियो है। कृपया इसमें दिखाई गई दवाओं का स्वयं से इस्तेमाल ना करें। और कभी भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती हो तो अपने डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाएं, उससे जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद ही दवाइयों का सेवन करें और स्वस्थ जीवन को यापन करें। आगे आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज के इलाज में आ जाते हैं। हम देख रहे थे ड्रग नेम, हम देख रहे थे स्मूथ सायरप। जो स्मूथ सायरप है इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या, जैसे लिक्विड पैराफिन डाला हुआ था, मैग्नीशियम और सोडियम और पीको सल्फेट डाला हुआ होता है। ये एक प्रकार का सस्पेंशन है, आप इस पे जानकारी को ले सकते हैं, जैसे कि आप जैसी सर्च करोगे स्मूथ सायरप आपको मिलेंगी और आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। डोज की बात कर लेते हैं। एडल्ट का डोज 10 ml होना चाहिए सुबह शाम। चाइल्ड का डोज जो हमारा है वही 1 से 10 साल तक के बच्चों के लिए 5 ml सुबह शाम। और इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, नॉट यूज इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में इसका इस्तेमाल ना करें। आप दोस्तों देखोगे कि जब भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और अगर उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसे स्मूथ वाली जो सायरप हम देख रहे हैं ना, स्मूथ कंपनी का नाम नहीं, इसके अंदर जो कंपोजिशन डाला हुआ है, ये वाली जो सायरप यदि देखोगे आप तो डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं। आगे चल लेते हैं।
आपको और एक बात बता दूं कि उम्मीद करता हूं आपको इस गौरी फार्मा से पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ ही अपने नोट्स को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चले, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। एंड प्रिवेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बचाओ। और खास करके अगर मैं बात करूं कि ये बीएमएस बीएचएमएस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ताकि वो जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं उसमें वो इस वीडियो की मदद से अपने नॉलेज को इंक्रीज करे। और अगर ऐसा मेरे इस वीडियो को बनाने से आपको कोई फायदा हुआ है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बचाव। कैसे कैसे हम कब्ज से बचेंगे? फाइबर युक्त भरपूर भोजन करें। अच्छे स्रोत है फल, सब्जियों, फलियां और साबुत अनाज। बढ़िया खाए, दबा के खाए, खुश रहे, जिंदगी अच्छी चलेगी। पानी और अन्य तरल पदार्थों का खूब सेवन करें। दोस्तों, अगर कब्ज से बचना है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। पानी जितना ज्यादा पियोगे, कब्ज होने की प्रॉब्लम उतनी कम हो जाएगी। और एक बात की, जब आप खाना खा रहे हो तब खाने के साथ पानी बिल्कुल सेवन ना करें। खाना खाने के एटलीस्ट 40 मिनट बाद बहुत जबरदस्त पानी पिए। बहुत मस्त आपका वाला डाइजेशन बना रहेगा और जिसके कारण कभी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी मल त्याग को नियमित रखने के लिए एक साथ काम करता है। कैफीन से बचे। चाय और कैफीन निर्जलीकरण कर सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट सक्रिय रहे, यानी हमारी बॉडी को एक्टिविटी में रखना चाहिए कम से कम 30 मिनट तक। बात कर लेते हैं, अगर कब्ज के पास आ रहे थे हम, कब्ज में अगर लेके चल रहे थे, कब्ज में क्या क्या हो सकता है? ब्लीडिंग इन स्टूल, मल में खून आना। अब बात कर लेते हैं, अगर मल में खून आ रहा हो तो क्या करे और कैसा करे, क्योंकि ये कब्ज ज्यादा होने पर आप सभी लोग जानते हो कि ये किस ओर बढ़ सकता है। ये बढ़ सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की ओर। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये ब्लीडिंग ब्लीडिंग वाले कुछ क्लॉट्स नजर आ रहे हैं आपको। ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है। अगर 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 ये चीज आपको समझ आई हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए मैं किस बीमारी की ओर आपको इशारा कर रहा हूं, जिससे मुझे भी पता चले कि आप किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। कि अगर हमें जब हम स्कूल पास कर रहे हो और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, खासकर कॉन्स्टिपेशन के कारण। तो आ जाते हैं आगे की ओर। ब्लीडिंग इन स्टूल, मल में खून आना। तो अगर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड इन स्टूल कि कितने प्रकार की ब्लीडिंग हो सकती है, आप देख रहे हो। एक तो ब्राइट रेड हो सकता है, डार्क रेड हो सकता है और डार्क टार लाइक हो सकता है, यानी कि बहुत लाल, हल्का कत्था लाल और ज्यादा ही कुछ काले टाइप का। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय करवा देता हूं मैं आपको। मल में खून आना, यहाँ पे चल लेते हैं इंट्रोडक्शन पे। मल में खून आना या गहरे काले रंग का मल आना एक मेडिकल चिकित्सा स्थिति है। क्या है? मेडिकल चिकित्सा स्थिति। दोस्तों, अगर कभी आप फ्रेश होने जा रहे हो और अगर मान लीजिए आप जब फ्रेश हो रहे हो और आपको बॉडी के साथ में यदि मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही हो तो ये थोड़ा घातक हो सकता है, हमें डॉक्टर को इसे दिखाना चाहिए। इसे मेडिकल भाषा में मेलेना कहते हैं। इसे नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही दोस्तों इसे नोट करिएगा। इसे मेडिकल भाषा में क्या करते हैं? इस ब्लीडिंग को मेलेना कहते हैं। ओके, स्टूल ब्लीडिंग इज नॉट अ डिसीज बट इज अ सीवरेज सिस्टम सिम्टम्स ऑफ इंटरनल डिसीज। मल में खून आना खुद कोई रोग नहीं है, लेकिन यह कई अंदरूनी शारीरिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। जैसे कि अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ हमारा ये इंडिकेटर है, हमें ये बता सकता है कि हमारे जो शरीर है इसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न तो नहीं हो रही है, कोई समस्या आ तो नहीं रही है, जिसके कारण हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम तुरंत ही इसकी जांच करवा करके पता कर सकते हैं। मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप्स के वीडियो बनाऊं, दोनों टाइप्स को लेकर के वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आगे चल लेते हैं, डायग्नोसिस ऑफ ब्लड इन स्टूल, मल में खून आने की जांच कैसे करें। तो सबसे पहले फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट द्वारा मल में खून की उपस्थिति और मात्रा का पता लगाया जाता है। ग्रैम स्टैन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के संक्रमण की उपस्थिति के लिए टेस्ट लगाया जाता है। और कैप्सूल इंडोस्कोपी, यह एक कैप्सूल होता है जिसमें कैमरा लगा होता है। इस कैप्सूल को निगला जाता है और यह शरीर में जाकर छोटी आंत के कार्यों का वीडियो रिकॉर्ड करता है। कुल मिला के क्या किया जाता है? इंडोस्कोपी करवाई जाती है, कैप्सूल इंडोस्कोपी। इसमें कैमरे लगे हुए कैप्सूल को ट्यूब की हेल्प से आपके शरीर के अंदर में पहुंचा दिया जाता है और जाकर ये आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जाकर के इन्वेस्टिगेशन करता है और पता लगाता है कि क्या प्रॉब्लम आई।
और वो हमें क्या करता है, बताने की तैयारी करता है। आगे चल लेते हैं हम। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड इन स्टूल, मल में खून आने की जांच कौन कौन सी करवा सकते हैं? सबसे पहला हमारे पास में है एंजियोग्राफी। दूसरा अगर मैं बात कर लेता हूं, हमारे पास लिखा हुआ है कंप्लीट ब्लड काउंट। तीसरा है कोलोनोस्कोपी एंड स्टूल कल्चर। तो आ जाते हैं हम, आगे बढ़ लेते हैं। ट्रीटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर, मान लीजिए पेप्टिक अल्सर हो गया है तो इसका इलाज कैसे करवाएं? यदि मरीज को पेप्टिक अल्सर की वजह से रक्त प्रवाह हो रहा है तब इसका इलाज, ये देख लीजिए ये क्या हो रहा है, ये आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया रखा हुआ है जिसके कारण आपका जो अल्सर है उसको इसने डैमेज करा होगा, हो सकता है डैमेज करने के कारण सेल्स से ब्लडिंग हो रही है। ये रहा हमारे पास में एच पाइलोरी बैक्टीरिया, और ये हमारे पास में, ये देखिए अब जूम करके दिखाता हूं, ये बनी यहाँ पर अल्सर वाली कंडीशन, और ये रहे ये गुलाबी गुलाबी कलर के जो दिख रहे हैं ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया रखे हुए हैं। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं आगे की ओर। तो देख लेते हैं और क्या क्या हो सकता है जिसमें कि H2 ब्लॉकर्स मेडिसिन हम यूज करेंगे। रखा हुआ H2 ब्लॉकर्स क्या करें, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं रेनिटिडिन। ड्रग नेम क्या है, रेनिटिडिन। टेबलेट डोज भी होता है, अगर 150 mg है हमारे पास तो हम इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, और इंजेक्शन है तो 50 mg BD दिन में 2 बार ले सकते हैं। रूट कैसे लगाना है, IM या IV, दोनों रूट से हम इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस रूट से हम इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे चल लेता हूं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाइयों का यूज करते हैं। ड्रग नेम जैसे कि पेंटाप्राजोल, और टेबलेट डोज इसका 14 mg BD दिन में 2 बार यदि अति आवश्यक हो तो, नहीं तो OD में भी काम चल सकता है। और इंजेक्शन की अगर बात करूं तो 40 पेंटॉप 40 जैसे नाम हो गया, या पेंटॉप, ये जो आते रहते हैं इंजेक्शन, इसका 40 mg BD दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, ज्यादा सीवियर कंडीशन होने पे, वरना एक में भी काम चल जाता है। रूट कैसे लगाना है, यहाँ नोट करने वाली बात है, इसको हम जैसे रेनिटिडिन को IM और IV दोनों लगा रहे थे, इसको सिर्फ पेंटोपेराजोल को IV लगाया जाता है, IM कभी नहीं लगाया जाता। ये ज्यादा अच्छे से याद रखने वाली बात है। इसी के बाद आगे चल लेते हैं एंटाइसिड के पास में। जो एंटाइसिड है, एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ स्टमच। अगर बात कर लेता हूं, जो एसिड है अमाशय में बने अम्ल को उदासीन कर देते हैं। ये क्या करते जाते हैं और जो हमारे एसिडिटी हुई है जिसके अंदर एसिड का सेक्रेशन ज्यादा हुआ है, ये जाके उसे न्यूट्रल करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेगाइटेट एंड सिमेथाकान, ये सिमेथिकॉन हमारे पास में रखा हुआ है। डोज इसका 5 ml BD दिन में 2 बार। और साथ में इसके आप क्या कर सकते हो, अगर समझ आ रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं। तो चलो आगे की ओर आगे देख लेते हैं और जल्दी जल्दी। अल्सर प्रोटेक्टिव, छालों की सुरक्षा कैसे करेंगे? ईट प्रोड्यूस क्या लिखा हुआ है, ईट प्रोड्यूस प्रोटेक्शन लेयर आउटसाइड ऑफ अल्सर। देखिए होता क्या है कि स्लाइड में लगातार लगातार बोलने से कई बार गले में सूखापन आने लगता है, जिसके कारण वर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो माइंड नहीं करिएगा, हमारा उद्देश्य जो है हम उसको समझेंगे। जैसे यह छालों के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो छाले हैं सुधरने में जल्दी अपने रिकवरी रेट को बढ़ा लेते हैं। ऊतक को पुनः विकसित करती है, और इसके डोज की अगर बात करूं 240 mg BD दिन में 2 बार। आगे चल लेते हैं हम, आंतों का संक्रमण और रक्त प्रवाह होने पर इलाज हम देखेंगे। ट्रीटमेंट फॉर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शंस। तो ये देखिए आपका ये क्या है, ये स्टमक है और इसके अंदर क्या हो रही है, कहीं पे ब्लीडिंग ब्लीडिंग नजर आ रही है, इस ब्लीडिंग वाली कंडीशंस को कैसे कवर करेंगे देखते हैं आगे। आगे की ओर अगर चल लूं मैं और आगे की ओर बात कर लेता हूं आपसे, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आगे की ओर चल रहे हैं तो कौन कौन सी ड्रग हमें यूज करनी चाहिए। ड्रग नेम क्लेथ्रियोमाइसिन, बहुत अच्छी दवाई है, और डोज इसका 500 mg BD 2 बार लेना चाहिए। ड्रग नेम और एक है हमारे पास में, जैसे कि हमें दर्द होता है, कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है, तो जीरोडॉल SP इसे ले सकते हैं। अगर जीरोडॉल SP की मैं बात करूं, ये जीरोडॉल SP एक ब्रांड नेम है, इसके अंदर एसिलोफेनिक सैलिडोपेप्टिडेस एंड पैरासिटामोल डला हुआ होता है, जो कि दर्द निवारक और सूजन निवारक दवाइयां है, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। ये जो हमारे पास में जीरोडॉल SP, इसका पूरा कंपोजिशन अगर मिला ले हम तो ये 450 mg होता है। इसे भी हमें BD लेना है दिन में 2 बार, सुबह शाम खाने के बाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रकार से आपको ये आज की जानकारी समझ आई होगी। और ये रहा हमारे पास में अल्सर, और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन से ये जो बीमारी हो रही थी जिसमें ब्लीडिंग होती है, उम्मीद करता हूं अगर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर करोगे, मैंने इसका नाम बिल्कुल नहीं बताया है। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।